नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है फेसबुक लाइव कार्यक्रम की श्रृंखला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को एक प्रश्न लिया जाता है जो समसामयिक होता है। उसका उत्तर देने के लिए हमारे बीच उपस्थित रहते हैं श्री गुरु जी। गुरु जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल। आज का प्रश्न चंद्रसेन शर्मा जी का आगरा से है। आप कहते हैं कि अभी तक की सरकारें अपने देश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क शिक्षा और रोजगार सुलभ नहीं करा सकी। जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकारें विफल नजर आ रही हैं। क्या वास्तव में राष्ट्र के नागरिकों को 100% निःशुल्क शिक्षा और रोजगार सुलभ कराया जा सकता है? न्याय धर्म सभा की न्यायशील शिक्षा नीति और रोजगार नीति क्या है जिससे राष्ट्र की जनता अपना जीवन यापन सुखी सुखी कर सके? प्रभु जी। मानव समाज अथवा मानवीय राष्ट्र की परिकल्पना ही इसीलिए करी गई कि मनुष्य को उसके चारों पुरुषार्थ साधने के अवसर सुलभ हो सके। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म कहते हैं गुण को, ज्ञान को, कौशल को, सामर्थ्य को। अर्थ कहते हैं धन को, संसाधन को, संपदा को। कामनाएं सुख मूलक होती हैं, तो सुख मूलक होने के कारण मनुष्य सुख उत्पन्न करने वाली सुविधाओं की खोज करता है। चौथा जो मोक्ष पुरुषार्थ है वो लोगों को स्वतंत्रता की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, स्वराज्य की बात करता है, स्वामित्व की बात करता है। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष गुण धन सुख और स्वास्थ्य हैं। प्रत्येक मानव सामाजिक प्राणी होने के नाते इन चारों पुरुषार्थों के सिद्धि के मानवाधिकार चाहता है। समाज का गठन ही इसी के लिए हुआ कि वे चारों अपने सिद्ध कर ले। राष्ट्रीय तल पर इन्हीं चारों पुरुषार्थों अथवा चारों मानवाधिकारों की सिद्धि के लिए जनाधिकार प्रतिपादित होते हैं। जनाधिकार में पहला शिक्षा, दूसरा रोजगार, तीसरा आवासीय सुविधाएं, चौथा संरक्षण, चिकित्सा आदि सेवाएं। तो ये 4 सेवाएं जनता को अगर सुलभ हो जाएं, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, तो मनुष्य धन्य हो जाता है। ये चारों जनाधिकार
किसी राष्ट्र की जनता या राष्ट्र का नागरिक इन चारों की पूर्ति चाहता है। अगर ये चारों जनाधिकार अपहृत हो जाएं, डोमिनेट हो जाएं, तो मानवाधिकार और चारों पुरुषार्थ मनुष्य के कभी सिद्ध नहीं होंगे, कभी प्राप्त नहीं होंगे। शिक्षा से ही गुण प्राप्त होता है, रोजगार से ही धन प्राप्त होता है, सुविधाओं से ही सुख प्राप्त होता है। संरक्षण से ही आप स्वस्थ रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। नहीं तो आपको चोर, डाकू, कीड़ा मकोड़ा, रोग, आणु, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, ये सब आपको कच्चा चबा जाएंगे। इसके पहले कि सारे रोगाणु विषाणु आपको, चोर डाकू आपको कैप्चर कर लें, संरक्षण सेवाएं आपको राष्ट्रीय तल पर सुलभ करा दी जाएं, तो आपकी समस्या समाप्त हो जाती है। तो राज्य का तो ये धर्म ही है, कर्तव्य ही है कि वो आपको ये चारों जनाधिकार दे, शिक्षा दे, रोजगार दे, आवासीय सुविधाएं दे और चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाएं प्रदान करे। लेकिन सरकार करेगी अथवा नहीं करेगी, ये उसके नैतिक चरित्र पर निर्भर है। अगर किसी की स्वाभाविक स्थिति ऐसी है ही नहीं कि वो अपने पदों की गरिमा के अनुरूप काम करे, तो उसको कर्तव्य का बोध ही नहीं है, उत्तरदायित्व का बोध ही नहीं है। ऐसी दशा में कोई भी सरकार या कोई सरकारी पदाधिकारी आपको शिक्षा क्यों देगा, आपको रोजगार क्यों देगा, आपको आवासीय सुविधाएं क्यों देगा, आपको संरक्षण क्यों सुलभ कराएगा, क्यों आपके लिए हॉस्पिटल खोलेगा, क्यों आपके लिए वो उद्यम लगाएगा, क्यों आपके लिए बस्ती बसाएगा, क्यों आपके लिए वो स्कूल खोलेगा? आखिर क्या कारण है? विद्यालय के बिना आपको शिक्षा प्रशिक्षण नहीं मिलेगी, विद्या नहीं मिलेगी। उद्यम अगर सरकार नहीं खोलती है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। बस्ती सरकार अगर नहीं बसा के देती है तो आपको आवासीय सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आप अपने से सड़क बना लेंगे, अपने से नालियां बना लेंगे, कैसे करेंगे? ये मामला ही गंभीर है, सार्वजनिक है, और सार्वजनिक कार्य करना सरकार का कर्तव्य है। पब्लिक सर्विस सरकारी कर्तव्य है, जन सेवा। अब वो क्यों नहीं देते हैं, उसका कारण सिर्फ इतना होता है कि सरकारी पदाधिकारी माने प्रशासक और शासक, माने राजा और मंत्री, माने ठाकुर और ब्राह्मण, क्षत्रिय और ब्राह्मण, राजा और राजनेता, अगर ये पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, तो आपके हितों की रक्षा ये क्यों करेंगे? बिल्ली को नियुक्त कर दिया जाए कि वो चूहों के हितों की रक्षा करे, तो ये कैसे संभव है? बिल्ली की स्वाभाविक दशा क्या है कि वो चूहे को पकड़ती मारती रहती है, चूहों को निग्रहित कर लेती है, कब्जे में ले लेती है, मार डालती है, उन्हें लूट लेती है, उनकी जिंदगी छीन लेती है। तो बिल्ली से आपने आशा किया है कि वो जनहित की रक्षा करेगी। बिल्ली अगर चूहों की रक्षा करने के स्वभाव वाली ही नहीं है, तो बिल्ली की सुरक्षा में
चूहे कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये सामान्य बात है। तो जब राजा और मंत्री दोनों ही सिंह और श्रृगाल हों तो जंगल राज चलेगा। सिंह प्रवृत्ति का राजा हो और श्रृगाल प्रवृत्ति का मंत्री हो तो राष्ट्र में जंगल राज कायम हो जाएगा। तो सिंह क्या करता है? प्रजा के साथ प्रजा की रक्षा करता है। कब आपने देखा कि कोई मृग बीमार पड़ा है तो उसको अस्पताल लेके जा रहा है सिंह? किसी मृग का इलाज करते हुए आपको दिखा कोई सिंह? बल्कि नाश्ते में, लंच में, डिनर में निपटा रहा है। अब उसी को कहते हो कि वो सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। राजा का मतलब ही होता है रक्षा दीदी राज्यम, जो रक्षा करे वही राजा है। अब जो रक्षा ही नहीं करता वो राजा कैसे होगा? जो चिकित्सा ही नहीं करता वो चिकित्सक कैसे होगा? जो शिक्षा ही नहीं देता वो शिक्षक कैसे होगा? जो खुद ही शिक्षित नहीं है वो शिक्षा कहां से देगा? अब ये समझ लें कि पात्रता अनुसार पद नियुक्ति के बिना कोई भी काम नहीं होगा। अब आप चाहे जितना नेता को जेल में डाल दो, अपने कलेक्टरों को पकड़ पकड़ के आप जेल में ठूसते रहो, सब कलेक्टर, कमिश्नर, नेता, मंत्री सबको जेल में डाल दो, जजों को भी जेल में डाल दो, कोई फायदा नहीं होगा। वो योग्य हैं ही नहीं तो आपके जेल में डालने से उनको फर्क क्या पड़ेगा? बिल्ली को आप बहुत ज्यादा जेल में डाल दोगे, फांसी भी चढ़ा दोगे तो भी क्या बिल्ली चूहे पकड़ना छोड़ देगी? गबन घोटाला छोड़ देगी? बिल्ली की सहज स्थिति क्या है? इसीलिए सनातन धर्म कहता है कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। कर्मों का विभाजन स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों के आधार पर करो। अब भगवत गीता में ये वचन पढ़ते हैं, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। कर्मों का विभाजन कैसे करें? तो वो कहते हैं स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों के द्वारा। बिल्ली की स्वाभाविक गुण दशा क्या है? चूहे की रक्षा करना या चूहे की भक्षा करना? वो रक्षण करती है कि भक्षण करती है? बिल्ली का क्या स्वभाव है? और बिल्ली को आपने नियुक्त कर रखा है रक्षा के लिए। रक्षण करना नहीं, उसे भक्षण करना है। भक्षण करना उसका स्वभाव है। चूहे का भक्षण करना, खदेड़ के पकड़ लेना, मार डालना, ये उसका सामान्य स्वभाव है। अब आपने उसको नियुक्त कर दिया रक्षण के लिए, ये कैसे संभव होगा? आप बिल्ली को सजा देंगे तो क्या वो भक्षण छोड़ देगी और रक्षण करने लगेगी? बकरी को सजा देंगे तो घास चरना छोड़ के और दाल चावल पका के खाने लगी? उसकी स्वाभाविक दशा जैसी है वैसा ही कर्म कर पाएगी। तो प्रश्न में पूछा गया है कि सरकारें विफल हैं, सरकारें शिक्षा रोजगार सुलभ कराने में जनता को विफल हैं। नहीं, सरकार नहीं विफल है। सरकारी पदों पर जो आदमी हैं वो चूहों के लिए बिल्ली की तरह है। चूहा रूपी जनता अब बिल्ली के स्वभाव वाली नेतागिरी। तो जब नेतृत्व जो है बिल्ली के स्वभाव वाला है और जनता चूहे के स्वभाव वाली है, तो कई बुद्धिमानों ने इस पर विचार किया है
पाठ्यक्रम में पहले कोई 6ठी 7वीं में चलता था ना, चूहों की सभा, किसी क्लास में था ये, पढ़ाया जाता था, शायद प्राइमरी में रहा हो, कि चूहों ने एक दिन सभा करी कि बिल्ली से हम अपनी रक्षा कैसे करें। प्लान ये हुआ कि बिल्ली तो रक्षा करेगी नहीं, बिल्ली से अपनी रक्षा हम कैसे करें। तो सभी चूहों ने विचार किया, फिर एक फैसला लिया उन्होंने। क्या फैसला किया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, तो जब बिल्ली आया करेगी तो दूर से ही पता चल जाएगा बिल्ली आ रही है, और हम बच जाएंगे, अपने बिलों में घुस जाया करेंगे घंटी की आवाज सुन के, तो बिल्ली पकड़ नहीं पाएगी। तो फैसला हो गया। जब बात फाइनल हो रही थी तो उसी बीच में एक बूढ़ा चूहा खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये बात तो ठीक है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए, उससे जो है आएगी तो टुन टुन करेगा और चूहे सब भाग के छिप जाया करेंगे। बाकी बिल्ली के गले में घंटी बांधने कौन जाएगा? तो कहते हैं सभा वहीं समाप्त हो गई। क्यों? अब आगे विचार ही करने की जगह नहीं बची। अरे जो भी बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा, बिल्ली पहले उसी को निपटा देगी। अच्छा, घंटी लेके आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर चूहों ने यह फैसला ले भी लिया कि वो बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे, बिल्ली के गले में फांसी डाल देंगे, क्या बेकार की बात करते हो। वो फांसी चूहों से ही बनवाएंगे और चूहों को ही लटकवा देंगे, उन्हीं से बनवाएंगे फांसी का फंदा, और चूहों के गले में ही फंसा देंगे और उसी को फांसी टांग देंगे बिल्ली लोग। अब तक यही हुआ है। मंसूर को आपने निपटा दिया, सरमद को निपटा दिया, सुकरात को निपटा दिया, जीसस को निपटा दिया, गांधी को निपटा दिया। जब कृष्ण तक को जेल में डाल सकते हो, वो जो सिंह लोग हैं, बिल्ली लोग हैं, वो परद्रोही हैं, परभक्षी हैं, परजीवी हैं, तुम्हारे ऊपर ही वो डिपेंडेंट हैं, खुद काम कर नहीं सकते हो, खुद से कमा के खा नहीं सकते, खुद से घास ढूंढ के चर नहीं सकते। तो तुम चर चुर के दिन भर आओ और सीधे तुमको खा लेंगे। वो घास कहां कहां तक चरने जाए। तुम घास खाओ, वो तुम्हारा मांस खाएंगे। तुम घास खा के मांस बनाओ, वो सीधे तुम्हारा मांस खाएंगे। तुम खेती करो, उगाओ, और नेता सब समर्थन मूल्य के नाम से सारा अनाज वो खींच के अपने पास रख लेगा और तुमको 5-5 किलो राशन कार्ड के जरिए तुम्ही को देगा। तुम्ही से लिया, तुम्ही को दिया। रोजगार नहीं देगा वो, शिक्षा भी नहीं देगा। शिक्षा के लिए वो प्राइवेट खोले बैठे हैं, जाने कितने स्कूल, जिसको मर्जी पढ़ो भाई, और उसमें करोड़ों रुपए की फीस है। कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे तो पागल हो जाए। तो अंधा बांटे रेवड़ी, खुद से खुद को दे, दाएं से बांटत फिरे, बाएं से धर ले। तो शिक्षा वो देंगे भी तो आपको मिलने वाली नहीं। दाएं से बांटेंगे, बाएं से वापस जेब में रख लेंगे। इसी तरह राशन बांट रहे हैं आपको, रोजगार नहीं देते, रोजी नहीं देते, रोटी बांटते हैं, राशन बांटते हैं। अगर उनको मालूम है कि अगर रोजी दे दें तो ये राशन नहीं बांटना पड़ेगा, क्योंकि आदमी अपने रोजगार से खुद ही उत्पादन कर लेगा, उत्पादन करके अपनी रोटी का प्रबंध खुद कर लेगा, तो उसको राशन देना ही नहीं पड़ेगा। वो लोग सभी जानते हैं, ऐसा थोड़ी ही कि वो अनपढ़ है। पढ़ा लिखा चालाक, सबसे धूर्त, समाज का सबसे धूर्त आदमी, सबसे चालाक आदमी राजनीति में घुसता है, ठेठ चालाक।
और जो बुद्धू टाइप घुसे होंगे तो उनको समझ जाना है कि उनके पीछे कोई चालाक दूसरा उनको कठपुतली बनाया है, वो अपने धागे अपने हाथ में उंगलियों में फंसाया रहता है, दूर से ऐसे करता है, वो उनका हाथ पैर ऐसे ऐसे हाथ पैर चल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो चला रहे हैं अपना हाथ पैर। नहीं, कोई और चला रहा है दूर बैठ के। कठपुतली को नचाता कोई और है, खुद नहीं नाचती हो। तो कई जो बुद्धू टाइप राजनीति में घुसे हुए हैं, मूर्ख होते हुए भी राजनीति में सिक्का जमाए हुए हैं, तो उनका किसी ने जमवा रखा है। बड़े बड़े घराने हैं बदमाशी के, वो लोग सेटिंग किए रहते हैं सर। खुद का अपना चेहरा सामने नहीं लाते कि उससे बदनामी हो जाएगी, तो वो फर्जी चेहरे गढ़ लेते हैं और उनको लाते हैं किराए के टट्टू और अपनी तरफ से अपने खर्चे पर उसको राजनीति में घुसाए रहते हैं और बड़े मजे से चलता रहता है। तो राजनीति में घुसा हुआ आदमी आपको शिक्षा क्यों देगा, रोजगार क्यों देगा, आवासीय सुविधा क्यों देगा, संरक्षण क्यों देगा? और देगा भी तो भीख की तरह देगा, अधिकार की तरह नहीं देगा। जैसे रोजी की जगह रोटी बांटेगा, राशन बांटेगा। तो राशन कार्ड आपके लिए बनाता है, लेकिन शासन कार्ड आपके लिए नहीं बनाता। शासन वो अपनी मुट्ठी में रखता है और तुमको शासन का भिखारी बना देता है कि तुम भीख मांगो, वो तुमको राशन देगा। तो ये समझना पड़ेगा कि गलती कहां हो रही है। सनातन धर्म कहता है 4 प्रकार के कर्म होते हैं, 4 प्रकार की पात्रता होती है, वरीयता होती है। उसी वरीयता के आधार पे उनको उस पद के लिए वर्ण किया जाना चाहिए, नियुक्त किया जाना चाहिए, चुना जाना चाहिए। चुना जाना माने वर्ण करना, वरी माने होता है चुनना, संस्कृत की विरी धातु है, उसी से वर्ण शब्द बना। तो 4 प्रकार के कर्म हैं, कृषि वाणिज्य राज्य नेतृत्व, और 4 प्रकार के वर्ण हैं, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण। शूद्र को कृषि कर्म, वैश्य को वाणिज्य कर्म, क्षत्रिय को राज्य कर्म और ब्राह्मण को नेतृत्व कर्म दे दो। और ये 4 वर्ण कौन से हैं? ये पात्रता है। लोगों ने सोचा ये जातियां हैं, वर्ण जाति नहीं होता, वर्ण वरीयता होता है। वरीयता, अर्हता, पात्रता, योग्यता, क्षमता, गुणवत्ता, कौशल, ये सब क्या है? वर्ण कहलाता है। तो जिसमें जो गुण दशा हो, जैसे कि खरगोश में चूहे की रक्षा हो सकती है क्योंकि चूहा वो पकड़ता नहीं, खाता नहीं। बिल्ली की स्वाभाविक दशा ये है कि चूहे का भक्षण करती हो, मार ही देगी तो चूहा सुरक्षित नहीं रह सकता। तो खरगोशों के इर्द गिर्द चूहे को खतरा नहीं है, लेकिन बिल्लियों के इर्द गिर्द चूहे को खतरा है। तो अगर चूहे की सुरक्षा में नियुक्त करना है तो स्वाभाविक गुण दशा उसकी बिल्ली की जो है वो उनकी एंटी है, उनके विरुद्ध है। तो बिल्ली की नहीं, खरगोश की नियुक्ति कर लो, फिर देखो शिक्षा रोजगार मिलने लगेगा। नेता के पद पर कोई निष्पक्ष न्यायकारी व्यक्ति बैठा हो, और जो निष्पक्ष न्यायकारी, समदर्शी, विवेकशील, ऐसा जो उन्मुक्त व्यक्ति है, आत्मस्थ व्यक्ति है, वृत्ति पर जिसके विवेक का शासन स्थापित हो गया है, ऐसे व्यक्ति को आप नेता बना लो। टेस्ट ले लो पहले ही, पात्रताएं उसमें हैं कि नहीं, और अगर हैं तो उसको नियुक्त कर दो। आप देखो शिक्षा भी मिलने लगेगी, रोजगार भी मिलने लगेगा। तो सुपात्र का चुनाव करो। और अगर तुम्हारे समाज में क्षत्रिय स्तर, ब्राह्मण स्तर का कोई आदमी नहीं है, तो तुम जंगल में पशुवत ही रखे जाओगे। तुम में जो ताकतवर होगा वो तुमको गुलाम बना लेगा, और तुम में जो कमजोर सिद्ध होंगे उनको सबको गुलाम बनना पड़ेगा।
ये रहेगा ही, आप इसे हटा नहीं सकते किसी हालत में। बड़ी मछली जंगल में छोटी मछलियों को निगलती रहेगी, बड़ा मगरमच्छ छोटी मछलियों को खाता रहेगा, सिंह हिरणों को मारता रहेगा। जंगल के ये रूल है, पशुता के ये नियम है। आप इसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से जानते नहीं, सर्वाइवल ऑफ बलिष्ठ। जिसके पास जितनी ताकत है वही भर सरवाइव करेगा, जिसके पास तुलनात्मक दृष्टि से कम ताकत है उसको बलि का बकरा बनना पड़ेगा। जैसे मुसलमान बकरा खा रहा है, अब मुसलमान को शेर खा रहा है, तो ये एडजस्टेबल है, इनको जंगल बेच दो। जो दूसरे के हिताधिकारों का नाश कर रहा है, उसी को तुमने जनहित के पदों पर रखा हुआ। अब मुगलों का शासन हो गया, वो तुमको शिक्षा रोजगार देंगे। लगभग कहते हैं 800 साल या 1000 साल मुगलों का शासन रहा, मुगल एंड अदर मुस्लिम्स। तो उन मुसलमानों ने क्या तुमको शिक्षा रोजगार दिया? तुम्हारे लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में विद्यालय खोला था? कभी नहीं। अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया, क्या उन्होंने प्रति ग्राम पंचायत आधार पे विद्यालय खोले, अस्पताल खोला, उद्यम लगाया, बस्ती बसाई? नहीं, चारों काम नहीं किए। ना शिक्षा, ना रोजगार, ना ही आवासीय सुविधाएं और ना ही चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाएं। प्रति ग्राम पंचायत आधार पे किसी राजा ने किया हो तो आप बताइए। और जब वहां पर योग्यता का कोई व्यक्ति बैठा ही नहीं है योग्यता के परीक्षण से, तो वो काम कैसे करेगा, कर्तव्य कैसे निभाएगा जब योग्य ही नहीं? बिल्ली से चूहे मांग रहे हैं सुरक्षा, ये कोटा कब कंप्लीट होगा तुम्हारा? तुम्हारे समाज में अगर शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है तो ना तो खेती होगी, ना सही वाणिज्य होगा, व्यापार, और ना ही सही जनता की सेवा, जनरक्षा, और ना ही जनता का नेतृत्व। तो लोक पोषण, लोक रंजन, लोक रक्षण और लोक नेतृत्व, ये चारों काम नहीं होंगे। इन चारों कामों के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बैठते चले जाएंगे, अयोग्य लोग बैठते चले जाएंगे और वो आपको मुर्गा बनाते रहेंगे, आपके हिताधिकारों का नाश करते रहेंगे। हाँ, एनडीएस की नीति का मतलब यह है कि जो भी शाश्वत और सनातन सत्य हो उसके अनुसार व्यवस्था ले लो। सत्य कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और न्याय सामाजिक जीवन मूल्य है। न्यायालय समाज का सर्वोच्च मंदिर है। तो पहले न्याय का विधान बनाओ, न्यायालय का गठन करो, न्यायाधीश न्यायशील, निष्पक्ष, न्यायकारी, विवेकशील व्यक्ति जज बनाओ, सही न्यायाधीश बनाओ, न्याय होने लगेगा। सही नेता बनाओ, नीतियां बनने लगेंगी। सही मंत्री बनाओ, परामर्श सही आने लगेगा। सही विधायक बनाओ, विधान सही बनने लगेगा। तो पात्रता का निर्धारण करो और पात्रता का परीक्षण करो और फिर पात्रता सिद्ध होने पर नियुक्तियां करो पदों पर और देखो काम होने लगेगा। ये सामान्य सी बात है। हाँ, एक तरीका और है, उसे कहते हैं राजनैतिक से हटके, राष्ट्रीय तरीके से हटके सामाजिक तरीका है। सामाजिक तरीका क्या है कि नेताओं के चक्कर में ही मत पड़ो। तुम उनको सुधारने जाओगे वो तुमको ठोक देंगे।
जिस भी नेता का लोगों ने विरोध किया उस नेता ने तांडव नर्तन किया, क्योंकि वो शंकर जी का अवतार है और शंकर जी पशुपतिनाथ है। तो नेता जो है भोले शंकर है, डाउन है नशे में, भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। नेता जो है दारू पिए पड़ा है, गांजा पिए पड़ा है, गाली बक रहा है, और तुम उससे न्याय की मांग कर रहे हो, तो तुम्हारा वध कर देगा। तो उसका धंधा ही छोड़ो, सामाजिक तल पे आ जाओ। सामाजिक तल पे क्या है कि तुम अपना सामाजिक विद्यालय बना लो प्रत्येक ग्राम पंचायत में, तुम सामाजिक उद्यम लगा लो प्रत्येक ग्राम पंचायत में, तुम सामाजिक बस्ती बसा लो प्रत्येक ग्राम पंचायत में, और तुम सामाजिक चिकित्सालय लगा लो प्रत्येक ग्राम पंचायत में। और ये चारों चीजें सामाजिक संस्था के रूप में आप स्थापित कर सकते हो। सरकार पर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हमने न्याय नगर योजना दी हुई है, क्रियान्वित भी कर रहे हैं। उसमें सामाजिक विद्यालय, सामाजिक उद्यम, सामाजिक बस्ती और सामाजिक चिकित्सालय स्थापित किया जा रहा है। उसको तुम जीने लगो, गुलामियां छोड़ दो। तुम जब ढूंढ ढूंढ के गुलामी naukri.com से कर रहे हो, तो फिर तुमको सामने वाला गुलाम ना बनाए। अजीब बात है, चूहा जब खुद ही अपने को प्लेट में रख के ले आ रहा है बिल्ली के सामने, तो बिल्ली नाश्ता क्यों ना करे? तुम जब खुद गुलाम बनने के लिए राजी हो, तो तुमको छुड़ाने से भी क्या फायदा? स्पार्टाकस बड़ा दयालु था और तुम्हारी मनोवृत्ति समझा नहीं, वो 2 लाख गुलाम छुड़ा लाया ऐसे फर्जी राजाओं से। वो छुड़ा के लाया, जंगल में आया, उसने कहा अब तुम आजाद हो और अपना खेती बाड़ी करो, कमाओ खाओ, अब सब जितना उत्पादन होगा तुम्हारा होगा। उन्होंने कहा रोटी कहाँ है, 5 किलो राशन दो, राशन कार्ड बनाओ। वो हंसा स्पार्टाकस, उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं, मित्र हूं, तुम्हें आजाद करा के लाया हूं। तो वो जोर से हंसे और उन्होंने कहा देखो ये कैसा मालिक है, ये रोटी भी नहीं देता। पुराना मालिक बांधता था, मारता था, पीटता था, लेकिन रोटी तो देता था। एनडीएस कहेगी कि तुम रोटी नहीं रोजगार प्राप्त करो और अपने से कमा के खाओ, तो वो कहेंगे लो ये कैसे मालिक हैं, ये कैसे नेता हैं, ये कैसी पार्टी है? अरे वो तो 5 किलो राशन देता था और ये राशन की बात ही नहीं कर रही है, तो कह रहे हैं कि तुम सीधे सीधे रोजगार करो, उद्यम लगा है तुम्हारे लिए। तो अगर तुम गुलामी छोड़ना चाहते हो, जिसको दर्द है कि शिक्षा नहीं मिल रही, जिसको दर्द है कि रोजगार नहीं मिल रहा, वो एनडीएस ज्वाइन करे। न्याय धर्म सभा को एनडीएस कहते हैं, हरिद्वार में इसका मुख्यालय है। आप न्याय समाज ज्वाइन करो। अगर राजनीति के माध्यम से नहीं चाहते हो अपना हल, तो न्याय समाज ज्वाइन करो। तो चाहे न्याय धर्म सभा ज्वाइन कर लो, चाहे न्याय धर्म समाज ज्वाइन कर लो, दोनों एनडीएस। और सामाजिक उद्यम लगाओ, सामाजिक विद्यालय पहले बना दो, फिर सामाजिक उद्यम लगा दो, फिर सामाजिक बस्ती बसा दो, फिर सामाजिक हॉस्पिटल खोल दो। द सोशल स्कूलिंग, द सोशल एम्प्लॉयमेंट, सोशल विलेज और सोशल हॉस्पिटल, 4 चीजें लगा लो। सरकार से तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, अंग्रेज से आजाद हो जाओगे, मुगल से आजाद हो जाओगे। फिर उसके बाद भारतीय अभी जो नेता हैं इनसे आजाद हो जाओगे, कांग्रेस से आजाद हो जाओगे, भाजपा से आजाद हो जाओगे, सभी से आजाद हो जाओगे। और वो लोग नेता उनको बनने दो, वो अपना कमाए खाएं, टैक्स लेते हैं, अपना खा पी जाएं, उससे वैसे भी तुमको कुछ देने वाले नहीं। देना होता तो 70 साल पहले ही दे चुके होते।
अब 70-75 साल बाद भी आपको अभी नहीं मिल रहा। आजादी 47 में हुई, 1947 में, और अभी तक आपको शिक्षा ही नहीं मिली। यूनिवर्सिटी तक जाने वालों की संख्या 1 से 1.5% है। 1 से 1.5% आदमी ही मास्टर डिग्री तक जा रहा है। गूगल करके देख लो। मतलब यह है कि 99%, 95 से 99% तक लोगों को अशिक्षित या अल्प शिक्षित रखा जाता है, पूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती। और जानबूझ के ऐसा प्रावधान करते हैं कि कटते चले जाएं, सब बाहर हो जाएं अपने आप। अम्बेडकरवादी जो शिक्षा चिल्ला रहे थे, जब वो सत्ता में आ गए तो उनने स्कूल नहीं खोले, वो हाथी बनाए। बाबा अम्बेडकर की मूर्ति लगाई, मायावती की मूर्ति लगाई, स्कूल नहीं खोले। न कोई रामविलास पासवान खोलता है, न कोई मायावती खोलती है, न कोई लालू यादव खोलता है, न मुलायम सिंह यादव खोलता है, न अपना दल खोलता है, न सपना दल खोलता है। अब देखो, तमाम छोटी जातियों ने भी अपना दल बनाया, लेकिन उनने भी सत्ता में आने पर न वो शिक्षा की बात करते हैं, न रोजगार की। और यही मुख्य 2 काम है। तो सनातन धर्म ने इसकी व्यवस्था दी, ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन, और गृहस्थ आश्रम रोजगार का जीवन। पहले आप वरीयता कर्म का विकास करो, फिर वरीयता अनुसार कर्म पद संपदा का वितरण करो, विभाजन करो। कृषि वाणिज्य राज्य नेतृत्व में से एक कर्म पात्रता अनुसार सुलभ कराओ, ये सनातन धर्म है। तो सामाजिक रूप से भी अर्जित किया जा सकता है, इसमें कहां शंका है। राजनैतिक रूप से आप राजनीतिक पार्टी न्यायधर्म सभा ने बना दी, जब चाहो तब कर लो, उसे वोट दो और वोट दे के अपना ये पारित कर लो, चारों जनाधिकार सुलभ हो जाएंगे। और उसके पहले महालोकतंत्र वो दे रही 12 मताधिकार। तो शासन कार्ड तुम्हारा वैसी बना के दे देगी, तो राशन कार्ड की तुमको जरूरत नहीं रह जाएगी। जब तक तुमको राशन कार्ड कोई बना के दे रहा है, तब तक तुम गुलाम बना के रखे जाओगे। ध्यान रखो, शासन कार्ड बनवाना चालू करो अपने लिए, राशन कार्ड नहीं। अगर राजनीतिक समाधान चाहते हो तो, और सामाजिक समाधान चाहते हो तो सामाजिक तल पर 4 चीजें लगा लो: सामाजिक विद्यालय, सामाजिक उद्यम, सामाजिक बस्ती, सामाजिक चिकित्सालय। ये 4 चीजें आप लगा लो प्रत्येक ग्राम पंचायत में, और आप हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। फिर चाहे वहां मुगल का शासन हो, चाहे अंग्रेज का शासन हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे भाजपा का शासन हो, कम्युनिस्टों का शासन हो, कि दलितों का शासन हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक ये 4 जनाधिकार की चीजें प्रतिष्ठित कर लो, ये हित आपके सिद्ध हो जाएंगे। जनहित अपना खुद साध लो। अब पहले ये था भी, न वै राज्यम न राजासीन न च दंडो न दांडिका धर्मेण प्रजा सर्वे रक्षन्ते स्म परस्परम। ये धर्मतः खुद ही अपनी व्यवस्था कर लो, धार्मिक समाज का निर्माण करो। धर्मेण प्रजा सर्वे रक्षन्ते स्म परस्परम, पारस्परिक हितों की रक्षा प्रजा न्याय धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से स्वतः कर लेती है। राजा और राज्य और दंड विधान की उसको जरूरत नहीं रह जाती। तो राजनैतिक अगर समाधान आप राष्ट्रीय समाधान नहीं चाहते हो तो सामाजिक समाधान कर लो, सीधे से सिद्धांत है। बात स्पष्ट हुई होगी चंद्रसेन जी? जी बुद्ध जी। जी गुरु जी, आपने काफी विस्तार से ये समझाया किसी भी राष्ट्र में जनता के 4 जनाधिकार होते हैं और उस राष्ट्र के राष्ट्र नायकों द्वारा उनका ये नैतिक कर्तव्य होता है कि 4 जनाधिकार जनता को सुलभ कराए जाएं और शासन सत्ता में जितने भी व्यक्ति हैं वो सुपात्र चुने जाएं, उनकी पात्रता का परीक्षण हो। आपने ये भी बताया कि एनडीएस द्वारा सामाजिक तल पर और राष्ट्रीय तल पर ये 4 जनाधिकार जनता को कैसे सुलभ कराए जाएंगे।
शायद सभी को ये स्पष्ट हुआ होगा। काफ़ी विस्तार से आपने समझाया गुरुजी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक लाइव में उपस्थित सभी मित्रों से अनुरोध है कि नियमित हर रविवार को 8 बजे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें और शेयर करें। अब अगले रविवार को पुनः मुलाकात होगी इसी समय एक नए प्रश्न के साथ, गुरुजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।